क्या आपने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सुना है? क्या आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स ने इसके बारे में बात की है? डू यू थिंक हेल्थ इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट? अगर ये सवाल आपके दिमाग में आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है। एंड आई थिंक एज अ डॉक्टर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर के बारे में बात करें। पिछले 12 साल से मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हूँ और मैंने देखा है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। विद कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इन्फ्लेशन हेल्थ केयर के भी प्राइसेस बढ़े हैं। आपकी दवाइयाँ महंगी हुई हैं, प्रोसीजर्स महंगे हो गए हैं, हॉस्पिटल में स्टे भी महंगा हो गया है। कोविड के बाद मैंने एक बूम देखा है हेल्थ इंश्योरेंस में। पिछले 5-6 सालों में ही इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है इंश्योरेंस, और आई थिंक एक तरीके से सही चीज़ भी है। आज हम बात करेंगे कि क्यों हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं, और किडनी पेशेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कैसे बेनिफिट कर सकती है। इसके बारे में बात करने से पहले हमें समझना चाहिए कि इंडिया का हेल्थ केयर कैसे काम करता है। इंडिया में 2 हेल्थ केयर सिस्टम है, एक गवर्नमेंट सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में आप सबने सुना है कि आप ओपीडी में बहुत सस्ते में दिखा सकते हो। आपकी पर्ची 5 या 10 रुपये में बन जाती है और बहुत लंबी वेट है। सुबह 4 बजे 5 बजे लोग लाइन में खड़े होते हैं और 8-10 घंटे लग जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। आप डॉक्टर के पास पहुंचते हो, वो आपको मुश्किल से 2 या 3 मिनट देख पाता है। इसका मेन रीज़न यही है कि भीड़ बहुत है और बहुत सारी जनता अपॉइंटमेंट्स के लिए वेट कर रही है। बट बेनिफिट्स यही है कि आप सस्ते में एक डॉक्टर को दिखा सकते हो, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं और आपको दवाइयाँ भी सस्ते में मिल जाती हैं। दूसरी चीज़ है इन पेशेंट स्टे। अगर आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना हो तो एक बेड पे 2 पेशेंट हैं। पूरी कंट्री में भी एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है हेल्थ केयर सिस्टम में। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स इतने अच्छे नहीं हैं। कई हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ हैं जैसे MRI, पेट स्कैन या CT स्कैन। कुछ छोटे हॉस्पिटल में बेसिकली सिर्फ अल्ट्रासाउंड है। अगर आप और छोटी छोटी Tier 3 सिटीज़ में जाओगे तो एक्सरे मशीन मिल जाती है। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है पूरी इंडिया में कि कैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए। आई थिंक आइडली गवर्नमेंट हॉस्पिटल शुड बी इम्प्रूव्ड। आप इतना टैक्स भर रहे हो इंडिया में, तो हेल्थ केयर सिस्टम तो डेफिनेटली इम्प्रूव होना चाहिए, बट आई थिंक इसमें अभी भी 10 साल लगेंगे। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई है या आप सोच रहे हो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में। इसमें भी 3 काइंड ऑफ हॉस्पिटल्स हैं। आपके कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जैसे अपोलो, मैक्स, मेदांता, जो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मल्टीपल हॉस्पिटल्स हैं पूरे कंट्री में। दूसरे आते हैं आपके मीडियम हॉस्पिटल्स जो 200-300 बेड्स हैं, और फिर आते हैं छोटे हॉस्पिटल्स 10 से 100 बेड के बीच में। इनको कई बार नर्सिंग होम्स भी बोलते हैं। एक चौथे टाइप का हॉस्पिटल भी आ रहा है, केयर होम्स, जो पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपअप कर रहे हैं। वेस्टर्न सोसाइटीज़ में तो ये कल्चर है ही, कई सालों से केयर होम्स चल रहे हैं एल्डरली लोगों के लिए जो अपने घर पे अकेले नहीं रहना चाहते क्योंकि उनके बच्चे बाहर चले गए हैं, सेटल हो गए हैं। तो इंडिया में भी धीरे धीरे ये कल्चर आ रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एक बेनिफिट है कि ये साफ़ है, आपको गुड मैनेजमेंट मिलती है, सर्विसेज अच्छी होती हैं, इनकी बहुत अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है आपको, अमेनिटीज़ भी बहुत अच्छी है, और मेडिकली देखा जाए तो सर्विसेज भी सारी हैं। आपको अगर CT स्कैन या पेट स्कैन कराना है, MRI कराना है, तो आप सेम डे करा सकते हो। अगर आपको स्वीट चाहिए, स्वीट मिल जाएगा। सिंगल बेड चाहिए, सिंगल बेड मिल जाएगा। तो सारे काइंड ऑफ ऑप्शन, प्रोसीजर्स भी सारे नए नए करते हैं, मेडिसिन भी सारी आती हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं। बट सबसे ज़्यादा बड़ा कॉन यही है कि अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है या आपके पास इंश्योरेंस है भी, फिर भी आपका बिल बहुत लंबा बन सकता है। अगर आप ICU में एडमिट हो तो आपका आराम से बिल 10-12 लाख तक आ सकता है, जो कि एक एवरेज पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा है। अब आई थिंक इस पॉइंट पे प्राइवेट इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस काम आती है। क्या ये सबको में लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से यस। अगर आप यंग हो, आप 18 और 25 की एज ब्रैकेट में भी हो, फिर भी आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आगे जाके आपको काम आएगी नहीं आएगी, और जिस दिन आपको ज़रूरत पड़े इंश्योरेंस की, ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अब एज अ डॉक्टर अगर मुझे एक इंश्योरेंस लेनी हो तो मैं क्या क्या चीज़ें देखूंगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि कौन सी इंश्योरेंस अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। वो आप अपने नीड्स और अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से देख सकते हो, और बहुत सारे पॉलिसी एडवाइजर्स हैं जो आपको इसमें गाइड कर सकते हैं। बट आई थिंक एज अ डॉक्टर मैं क्या इंश्योरेंस लेना चाहूँगा या मैं क्या चीज़ें देखूंगा, वो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। तो पहली चीज़ है इंश्योरेंस में कि इन पेशेंट स्टे। इंडिया में इंश्योरेंस तभी काम आती है अगर आप हॉस्पिटल में एक दिन भर्ती हो, 24 आवर्स से ज़्यादा। अगर आपका कोई डे केस प्रोसीजर है, सेम डे डिस्चार्ज है, तो इंश्योरेंस उसको कवर नहीं करेगी। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है कि आपकी मेडिसिन इंक्लूडेड है या नहीं। तीसरी चीज़ है कि आपके टेस्ट इंक्लूडेड है या नहीं, जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट, ब्लड टेस्ट हो गए, या फिर आपको बायोप्सी कराने को बोला गया तो बायोप्सी इंक्लूडेड है। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए।
आई थिंक एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कई लोग मिस कर देते हैं वो है आउट पेशेंट या ओपीडी सेटिंग। कई इंश्योरेंस कंपनीज आपको ओपीडी के लिए पे नहीं करती, तो ये आपको खुद पे करना पड़ता है। बहुत कम इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो ओपीडी के बारे में भी आपको एक लमसम देती है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 हो गया या 1 लाख हो गया एक साल में, उतनी की आप ओपीडी करा सकते हो। तो आई थिंक ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशली किडनी पेशेंट्स में ओपीडी के थ्रू ही सब कुछ हो जाता है। हम अपनी डायलिसिस भी ओपीडी के थ्रू कराते हैं, प्रोसीजर्स भी मोस्टली सिंगल डे में हो जाते हैं। अगर आपको बायोप्सी करानी है, हम आपको सुबह बुलाते हैं, शाम को घर भेज देते हैं। अगर आपको लाइन डलवानी है डायलिसिस के लिए, वो भी एक डे केस प्रोसीजर है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब 2 मेन चीज़ें किडनी पेशेंट्स के लिए है, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। क्या ये इंक्लूडेड है इंश्योरेंस में? अगर आपको स्टेज 1 स्टेज 2 किडनी डिजीज़ है और आपको लगता है कि आगे जाके आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हाँ, इंश्योरेंस को डायलिसिस कवर करनी चाहिए। पर अगर आप ऑलरेडी डायलिसिस पे हो तो फिर इंश्योरेंस मिलना मुश्किल है डायलिसिस के लिए। अब अगली चीज़ आती है ट्रांसप्लांट। इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर वो आपको सब्सिडाइज रेट्स देते हैं सर्जरीज के लिए। एग्जाम्पल ट्रांसप्लांट। अगर आपके पास पहले से इंश्योरेंस है और आपको आगे जाके किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े तो ये आपको इंक्लूडेड मिलेगी इंश्योरेंस में। तो ये भी आप पढ़िए और देखिए अपने नीड्स के हिसाब से। सो डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए कि क्या इंक्लूडेड है क्या नहीं इंक्लूडेड। इंश्योरेंस कंपनीज बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स देती हैं जिसमें छोटा छोटा लिखा होता है। आई थिंक ये जानबूझ के बनाया गया है ताकि सारी डिटेल्स आपको चाहे दी गई हो, बट आप ऑब्वियसली उसको पढ़ोगे नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइन प्रिंट है। इसलिए एडवाइज़र से आप 3-4 बार बात करिए, सारे अपने क्वेश्चंस पूछिए ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने पॉजिटिव्स की बात करी, इंपॉर्टेंट है कि हम नेगेटिव्स की भी बात करें इंश्योरेंस के लिए। अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कि 70% ऑफ पेशेंट्स स्टिल पे फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। मतलब इसमें वो इंक्लूडेड थे जिनके पास इंश्योरेंस है, फिर भी वो जो ऊपर का खर्चा है वो अपनी जेब से दे रहे हैं। 70% पेशेंट्स। कई बार आपका इंश्योरेंस क्लेम आगे नहीं जाता या रिजेक्ट हो जाता है। फिर एक और चीज़ है जो मैंने देखी है रिसेंटली, उसको बोलते हैं रूम रेंट कैप। ये आपका 1% होगा सम अश्योर्ड के लिए। जैसे आपने 5 लाख साल की इंश्योरेंस ली या 10 लाख साल की इंश्योरेंस ली, तो आपको या तो 5,000 का कमरा मिल सकता है या 10,000 का कमरा मिल सकता है पर नाइट। अब आप सोचोगे ठीक है, मैं 10,000 तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, मैं 12-13,000 का कमरा ले लेता हूँ, मुझे बड़ा कमरा मिलेगा। बट इंश्योरेंस कंपनी आपको वो रीइम्बर्स नहीं करेगी क्योंकि उनकी पॉलिसी में है कि आप सिर्फ 10,000 तक का ही कमरा ले सकते हैं। वो आपको सिर्फ 50% देंगी और बाकी आपको खुद डालना पड़ेगा। तो ये आप हॉस्पिटल से भी बात करें, अपनी कंपनी से भी बात करें जिससे आपने इंश्योरेंस ली है, अगर आप हॉस्पिटल में अभी कभी एडमिट होते हैं। अगली चीज़ है नो क्लेम्स बोनस या नो क्लेम्स डिस्काउंट। अगर आपने कुछ सालों से इंश्योरेंस ली हुई है और कभी क्लेम नहीं किया तो आपको एक NCB या नो क्लेम बोनस मिलना चाहिए। इसमें क्या होता है, आपका सम अश्योर्ड जो होता है वो बढ़ जाता है। आप जब रिन्यू करते हो आपको कंपनी से बात करनी होगी, वो आपका सम इंश्योरेंस कभी कभी बढ़ा देते हैं। बट इसमें एक कैच है, आपका रूम रेंट फिर भी 1% ही रहता है और 5 लाख या 10 लाख जितनी की भी आपने इंश्योरेंस स्टार्टिंग में ली। तो ये भी एक क्लॉज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब रिन्यूअल की बात आती है, कई लोग अपनी इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कर पाते। अब इसमें इंश्योरेंस कंपनी की गलती है। अगर आप कुछ सालों से ले रहे हैं उनके साथ तो उनको आपके लिए रिन्यू करना चाहिए, बट अब तक ऐसी कोई रेगुलेशन बनी नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी इसका फ़ायदा उठाती है। आखिरी चीज़ है, अगर आपके पास प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हो, जैसे आप अभी CKD के पेशेंट हो या डायलिसिस के पेशेंट हो, तो मुश्किल है इंश्योरेंस मिलना। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो हेल्थ इंश्योरेंस डेफिनेटली आपको लेनी चाहिए, बट दिस शुड ऑल्सो बी अफोर्डेबल। यू शुड डिस्कस विद अ पॉलिसी एडवाइज़र अ फ्यू टाइम्स ताकि आपको तसल्ली हो कि जो आप ले रहे हो सही ले रहे हो, क्योंकि आगे जाके आपको काम आएगी। मेरे एक्सपीरियंस में आगे जाके हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ेगी। अगर आप अमेरिका में देखो, उनका बिल लाखों या करोड़ों में आ जाता है। इंडिया में अभी भी काफ़ी सस्ता है हेल्थ केयर, बट पिछले 10 सालों में कॉस्ट बहुत बढ़ी है। So hopefully you like this video. See you next time.